Hello, students. So, as we were studying one of the most famous poem of William Wordsworth, Tinton Abbey, and we have almost completed the poem. We are in the last para of this poem. As we were studying, I think we have reached the point shall ever prevail against us or disturb our cheerful faith that all which we behold is full of blessing. वर्ड्सवर्थ बोल रहा था कि वट एवर अराउंड हिम ही वॉज वॉचिंग, बिहोल्ड मीन्स वॉच, वट एवर ऑल अराउंड हिम ही वॉज वॉचिंग, तो एवरी थिंग वॉज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। अपने चारों ओर जो कुछ भी वो देख रहा था, प्रकृति के जिन भी दृश्यों को वो देख रहा था, वो सब के सब सौंदर्य से भरे हुए थे। दे वर फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, वो सौभाग्य से भरे हुए थे। नथिंग वॉज पिंचिंग टू हिज हार्ट, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो उसके हृदय को पीड़ा प्रदान करे। अराउंड हिम एवरी थिंग वॉज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड प्लीजर, उसके चारों ओर जो कुछ भी था वो आनंद से भरा हुआ था। जिधर भी उसकी दृष्टि जाती थी उसे केवल प्रकृति के आनंददायक दृश्य दिखाई पड़ते थे, और उन प्रकृति के उपादानों में आनंद सिर्फ इसलिए था कि एक्चुअली these natural objects are not the dead objects, but a kind of divine spirit is surviving there in these objects. प्रकृति के इन उपादानों में, प्रकृति के इन दृश्यों में ईश्वर की एक सूक्ष्म उपस्थिति है, एक दिव्य आत्मा का निवास है। यही कारण है कि वे सारे के सारे दृश्य, स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि मुझे खूबसूरत लगते हैं क्योंकि ये शुभ से भरे हुए हैं, कल्याण से भरे हुए हैं और आनंद से भरे हुए हैं। जिधर भी वो अपनी दृष्टि डालता है उसे शुभ और परम आनंद से भरे हुए वे प्रकृति के दृश्य दिखाई पड़ते हैं। That all which we behold is full of blessings. Wordsworth says कि whatever I encounter, whatever I watch, so all these objects of nature in the form of mountains, in the form of valleys, in the form of forests, in the form of rivers, in the form of fountains, waterfalls, birds, everywhere he is watching a kind of divine pleasure and what is there in his mind. चारों ओर उसे एक आनंद से भरा हुआ वातावरण दिखाई पड़ता है। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि देयरफॉर, आई थिंक यहाँ से ही हम लोगों को स्टडी करनी थी, देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी इन दाई solitary walk. Now William Wordsworth is addressing his sister and saying, because these objects of nature are full of pleasure and blessings, इसलिए क्योंकि प्रकृति के सारे दृश्य, प्रकृति के सारे आयाम, प्रकृति के सारे उपादान आनंद से भरे हुए हैं, इसलिए therefore let the moon shine on thee in thy solitary walk. So my dear Dorothy, let the moon shine. इन चांद की किरणों को, इन चांदनी बिखरी हुई जो चारों ओर हमारे ओर दिखाई पड़ रही है, खूबसूरत मून रेज जो दिखाई पड़ रही हैं, मून बीम्स जो दिखाई पड़ रही हैं, इस चांदनी को अपनी इस एकांत यात्रा में, सॉलिटरी वॉक, इस अपनी एकांत शांत यात्रा में अपने ऊपर निर्बाध रूप से गिरने दो।
Therefore, let the moon shine on thee in thy solitary walk. अपनी इस शांत और एकांत यात्रा में इस चांदनी रात में बिखर रही चांद की किरणों को अपने ऊपर बरसने दो, अपने ऊपर गिरने दो, आने दो, एंड enjoy this cool kind of rays of moon. शीतलता बिखेरती हुई चंद्रमा की इन किरणों को अपनी इस निशांत शांत यात्रा में अपने ऊपर आने दो. ओ माय डियर डोरोथी, दैट इज़ फुल ऑफ लाइफ. ये जीवन से भरी हुई हैं. इनमें एक अक्षत जीवन प्रदान करने वाली रश्मियाँ हैं. देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी. इसलिए चांद को चमकने दो अपने ऊपर. देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी इन दाई सॉलिटरी वॉक. इस एकांत पर्वतों के बीच प्रकृति की गोद में जो चांद की किरणें अनायास इस धरती पर चली आ रही हैं, इनको चमकने दो. Therefore let the moon shine on thee in thy solitary walk, and let the misty mountains winds be free to blow against thee. और रहने दो इन पर्वतों को जो चारों ओर से तुम्हें घेरे हुए हैं. ये पर्वत जो कहीं न कहीं धुंध से भरे हुए हैं, कोहरे से भरे हुए हैं. Let them shine on thee. Let them wind around thee. This is life-giving. These natural objects are full of pleasure. ये प्रकृति के जो भी उपादान हैं पर्वतों के रूप में, जो मिस्ट और धुंध से भरे हुए हैं, जिन पे कोहरा जमा हुआ है, इनको अपने चारों ओर बिखरने दो, इनको अपने चारों ओर रहने दो. They are also full of blessings and pleasure. ये भी आनंद और वरदानों से भरे हुए हैं, which will give you a certain kind of divine pleasure. ये एक दिव्य आनंद से भरे हुए हैं. and in after years, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये सारी बातें वर्तमान के लिए कही. अब वो कहता है कि इनका आने वाले आइंदा मुस्तकबिल में क्या असर होगा, आने वाले भविष्य में क्या असर होगा. इन आफ्टर ईयर्स, आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में, when these wild ecstasies shall be matured into sober pleasure. आने वाले समय में ये जो जंगल के दृश्य हैं, ये जो पर्वतों के दृश्य हैं, जब ये समय गुजर चुका होगा, उस वक्त ये हमको आनंद प्रदान करेंगे. हमारे लिए गंभीर रूप से, सॉम्बर मीन सीरियस, ये हम लोगों को एक सीरियस प्लीजर देने के लिए काम आएंगे. इनकी यादें, इनकी स्मृतियाँ इन मेच्योर ईयर्स, जब हमारी मेच्योरिटी होगी, आने वाले समय में वक्त गुजर जाएगा, तो उस वक्त भी ये प्रकृति के आयाम हमें आनंद प्रदान करेंगे, हमें प्रसन्नता प्रदान करेंगे. एक ऐसा आनंद, वाइल्ड एस्केटसी माने एक मैडनिंग काइंड ऑफ प्लीजर, खुशी से पागल कर देने वाला आनंद इनमें बसा हुआ होगा. आफ्टर ईयर when these wild escapades shall be remembered, जब ये आनंदित कर देने वाले इन जंगलों के जो आनंद हैं, जब ये उम्र बढ़ने के साथ मेच्योर हो जाएंगे, तो इनटू ए सॉम्बर प्लीजर, तो इनमें गंभीर आनंद दिखाई पड़ने लगेगा. अभी तक के जीवन में जो एक वाइल्ड एस्केटसी रही है, ए प्लीजर ऑफ एक्साइटमेंट रहा है, एक उच्च श्रृंखलता का,
जो आनंद हमारे जीवन में रहा है, वक्त गुजरने के साथ, वर्ष गुजरने के साथ, दिस विल बी चेंज्ड इन सॉबर प्लीजर, एक गंभीर आनंददायक क्षणों में बदल जाएगा। When thy mind shall be a mansion for all lovely forms, प्रकृति के इन सारे दृश्यों के लिए जब तुम्हारा मस्तिष्क सौंदर्य से भरा हुआ होगा, आनंद से भरा हुआ होगा, उस वक्त विलियम वर्ड्सवर्थ इज टेलिंग कि when thy mind shall be mansion for all lovely forms, इन सारे के सारे लवली फॉर्म्स जब तुम्हारे मस्तिष्क के महल में निवास कर रहे होंगे, when thy mind shall be mansion for all lovely forms, इन सारे सौंदर्यों का गृह बन जाएगा तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा मन। तुम्हारे मस्तिष्क में ये सारे के सारे खूबसूरत फॉर्म, ऑल द लवली फॉर्म्स ऑफ नेचर विल बी द लिविंग प्लेस। तुम्हारे मन में, तुम्हारे मस्तिष्क में ये सारे के सारे दृश्य सदा सदा के लिए बसे होंगे। दाई मेमोरी बी एज ए ड्वेलिंग प्लेस फॉर ऑल स्वीट साउंड एंड हारमोनीज। तुम्हारी जो स्मृतियां हैं, तुम्हारी जो यादें हैं, दाई मेमोरी, तुम्हारे जो यादें हैं, बी ए ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग प्लेस माने रहने का स्थान, निवास स्थान। तुम्हारी स्मृतियां निवास स्थान बन जाएंगी फॉर ऑल स्वीट साउंड्स, इन खूबसूरत ध्वनियों के लिए, एंड हारमोनीज, और आनंदों के लिए। Thy memory be as dwelling place for all sweet sounds and harmonies। तमाम प्रकार के आनंदों का, तमाम प्रकार के सौंदर्यों का केंद्र बन जाएगा तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा मन, जिसमें सभी प्रकार के आनंद और सभी प्रकार की प्रसन्नताएं निवास करेंगी। ओह देन, और तब, ओह देन इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन। और उसके बाद ये संसार के जितने भी अकेलेपन हैं, सॉलिट्यूड ऑफ फियर या भय है, और पेन या पीड़ाएं हैं, और ग्रीफ या दुख हैं, शुड बी दाई पोर्शन, ये सब तुमको सांत्वना प्रदान करने वाले होंगे। दे ऑल विल गिव यू कंफर्ट। व्हाई? बिकॉज यू हैव बिकम द पार्ट ऑफ नेचर, क्योंकि तुम्हारे अंतःकरण में प्रकृति का निवास होगा, प्रकृति का सौंदर्य भरा हुआ होगा। सामान्यतः संसार की जो सॉलिट्यूड है, सामान्यतः जो संसार का एकाकीपन है, सामान्यतः संसार का जो अकेलापन है, ये इंसान को जीने नहीं देता। जीवन भय से भरा हुआ होता है, ऑफ फियर, ऑफ पेन और ग्रीफ। सामान्य संसार में फंसे हुए व्यक्ति का जो जीवन होता है, वो अकेलेपन, भय, निराशा, हताशा, दुख और पीड़ाओं से भरा हुआ होता है। किंतु ओ डियर डोरोथी, बिकॉज यू हैव द सपोर्ट ऑफ नेचर, बिकॉज यू हैव preserved the beauty of nature in your heart, क्योंकि तुमने प्रकृति के सौंदर्य को अपने हृदय में बसा लिया है, क्योंकि प्रकृति का जो दिव्य रूप है, जो प्रकृति की दिव्य आत्मा है,
वो तुम्हारी आत्मा में एकाकार हो गई है। इसलिए संसार की सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, ये सब स्वयं तुम्हें रिलैक्स करेंगे, स्वयं तुम्हें सहारा प्रदान करेंगे। विथ व्हाट हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय विल्ट दाउ रिमेंबर्स मी। विथ व्हाट हीलिंग थॉट्स, हीलिंग थॉट्स मीन्स, हीलिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जैसे आपको कहीं चोट लग जाए तो वो घावों को जो भरना होता है, उस घावों के भरने को हीलिंग कहते हैं। तो ये जो विचार हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के अंतःकरण में प्रकृति को लेकर के, ये हीलिंग थॉट्स हैं। ये तमाम प्रकार के घावों को भर देने वाले हैं। द लैप ऑफ नेचर इज अ हीलिंग बाम। ये प्रकृति की गोद उस औषधि की तरह है जो तमाम प्रकार के दुखों को, तमाम प्रकार के जीवन में जो घाव हैं आपके, भय, भूख, भ्रष्टाचार, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, अत्याचार, अनाचार, इन सारी की सारी पीड़ाओं के जो घाव हैं, उनको भर देने वाले जो विचार हैं, हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय, जो आनंद से भरे हुए ये पूर्ति कर देने वाले जो विचार हैं, विल्ट दाउ रिमेंबर मी, ये तुम्हारे अंदर होंगे और तब तुम मुझे स्मरण करोगी, तब तुम्हें मेरी याद आएगी। क्यों? क्योंकि हम दोनों साथ साथ प्रकृति के इस दृश्य का आनंद लिए हैं, प्रकृति की इस गोद में साथ साथ विचरण किए हैं। एंड आई विल रिमेन इन योर मेमोरीज एंड यू विल ऑलवेज रिमेन इन माई मेमोरी। तुम सदैव सदैव के लिए मेरी स्मृतियों में रहोगी और मैं सदा सदा के लिए तुम्हारी यादों में निवास करूँगा। तुम मुझे स्मरण करोगी, मैं तुम्हें स्मरण करूँगा, क्योंकि हमारे और तुम्हारे स्मरण का जो आलम्ब है वो ये प्रकृति है, जो आयाम है वो ये प्रकृति है, जो आयास है वो ये प्रकृति है। Thou healing thoughts of tender joy, wilt thou remember me and these my exhortations। और हमारे पास जो भी exhortations हैं, जिस भी प्रकार के ये उपदेश हैं, exhortation means beautiful advice, beautiful preachings, तुम्हें हमारे ये उपदेश याद आएंगे, हमारे द्वारा कहे गए ये जो शब्द हैं ये याद आएंगे तुमको। नॉर परचांस इफ आई शुड बी, नॉर परचांस इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर दाई वॉइस। एंड इन फ्यूचर, यदि ऐसा हुआ, बाई चांस इफ सो हैपेंस, क्या आई विल नॉट लिसन योर वॉइस। भविष्य की गर्त में छुपे हुए रहस्यों के कारण यदि भविष्य में ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारी बातों को न सुन पाऊं, तुम्हारे शब्द मुझे प्राप्त न हों, हम तुम साथ न रह सकें, नॉर पर चांस इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर दाई वॉइस। हो सकता है कि मैं तुम्हारे शब्दों को सुनने के लिए न रहूं, हो सकता है कि हम तुम अलग हों, तुम मेरे शब्दों को न सुन सको। कैन कैच फ्रॉम दाई वाइल्ड आइज द ग्लीम्स ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस। उस वक्त भी तुम्हारी आँखों को ये दृश्य मेरी याद दिलाएंगे। उस वक्त तुम्हारी जो ये स्मृतियां हैं, चाहे उस स्थल टिंटन एबी से जुड़ी हुई हों या स्वयं मुझसे जुड़ी हुई हों, ये मुझे तुम्हारी याद दिलाएंगी। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा और तुम भी मुझे कभी भूल नहीं सकती। तुम्हें भी ये दृश्य, तुम्हारी भी स्मृतियों में ये दृश्य, तुम्हारी भी नेत्रों में ये दृश्य ऑलवेज रिमेन एग्जिस्टिंग
ये सारे के सारे दृश्य तुम्हारी स्मृतियों में, तुम्हारे अतीत के अस्तित्व की स्मृतियों में, तुम्हारा जो अतीत है, तुम्हारा जो पास्ट है, उनकी ये सारी की सारी जो प्रसन्नताएं हैं, जो आनंद से भरे क्षण हैं, ये तुम्हारे साथ रहेंगे। विल्ट दाउ देन फॉरगेट that on the banks of this delightful stream we stood together। हम सदैव याद रखेंगे, तुम्हारी स्मृतियों में सदैव ये चीज़ें बनी रहेंगी कि built thou then forget that on the banks of this delightful river, delightful stream we stood together। कि इस सुंदर बहती हुई नदी के तट पर हम तुम कभी एक साथ खड़े थे। मुझे हमेशा ये याद रहेगा, मुझे हमेशा याद दिलाती रहेंगी ये स्मृतियाँ कि हम भाई बहन कभी इस नदी के तट पर साथ साथ खड़े थे और इन प्रकृति के दृश्यों को देख करके आनंद का पान कर रहे थे। वी वर लिविंग अ यूनिफाइड सोल at the bank of nature, at the bank of this Wye river, and that I so long a worshipper of nature। और मैं सदैव प्रकृति का एक पुजारी रहूँगा। तुम्हें ये स्मृतियाँ रहेंगी कि मेरा भाई विलियम वर्ड्सवर्थ has never been the worshipper of luxury, has never been the worshipper of these physical objects, has never been the object of this materialistic world, but these memories will always remain in your mind that William Wordsworth has always been a great worshipper of nature। Students, इन पंक्तियों को याद रखिएगा। These lines will prove, these lines will be the evidence to justify that a William Wordsworth is a worshipper of nature। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति का पुजारी रहा है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में इस पे काफ़ी सारी बातें डिस्कस की थी, बताई थी। ही इज टेलिंग दैट तुम्हें याद रहेगा कि एक अद्भुत प्रकृति का पुजारी कभी निर्जन स्थानों पर, जहां भौतिकता के बोझ से दबे हुए इंसान नहीं, बल्कि आनंद से भरे हुए, जीवन से भरे हुए प्रकृति की ये दृश्य चारों ओर फैले हुए थे, कभी इन स्थलों पर प्रकृति का एक बहुत बड़ा पुजारी विलियम वर्ड्सवर्थ तुम्हारे साथ वाय नदी के तट पर साथ हुआ करता था। हिदर केम unwearied in that service। और students, my dear students, yes students, William Wordsworth is a great worshipper of nature and says hither came unwearied in that service। unwearied means जो कभी थके न, अथक उत्साह के साथ पूजन करने वाला, उस प्रकृति के कण-कण में उपस्थित परम आत्मा का चरण वंदन करने वाला विलियम वर्ड्सवर्थ थ्रू आउट द लाइफ विल रिमेन द वर्शिपर ऑफ नेचर। वो भी अनवियरीड, एक अथक सर्विस करने वाला, एक अथक प्रार्थना करने वाला, एक अथक पूजन करने वाला, एक अथक भक्ति करने वाला प्रकृति के आयामों की विलियम वर्ड्सवर्थ विल बी रिमेंबर्ड बाय यू रादर से विथ वार्मर लव। कभी थकेगा नहीं प्रकृति की देवी की पूजा करने में, बल्कि रादर से विथ वार्मर लव, बल्कि कहीं न कहीं एक जीवन प्रदान करने वाला प्रेम सदैव उसके साथ रहेगा। वह प्रेम जो प्रकृति प्रदान करती है, वह प्रेम
जो विलियम वर्ड्सवर्थ को डोरोथी के सानिध्य में प्राप्त होता है, डोरोथी के साथ होने से प्राप्त होता है। दिस विल ऑलवेज रिमेन विथ विलियम वर्ड्सवर्थ, ओह with far deeper zeal of holier love. He is emphasizing on that divine kind of love जो प्रेम प्रकृति में विद्यमान है, ऐसा प्रेम with far deeper zeal जिसमें और भी गहरा उत्साह होगा, जो ऑफ होलियर लव जो संसार के अन्य प्रेम से बहुत पवित्र होगा। संसार के लोग जिस प्रेम की बात करते हैं, भौतिकता में फंसे हुए लोग जिस प्रेम की बात करते हैं, स्टूडेंट्स विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है दैट इज़ अनहोलियर, वो अपवित्र है। किंतु डोरोथी के साथ गुजारे गए प्रकृति के इन आयामों के बीच जो उसे आनंद प्राप्त हुआ है, जो प्रेम है, एक पवित्र प्रेम है। एंड इट विल ऑलवेज रिमेन विथ हिम नॉर विल्ट दाउ देन फॉरगेट। वर्ड्सवर्थ कहता है डोरोथी तुम कभी भूल नहीं पाओगी। यू कैन नेवर फॉरगेट दीज आवर्स ऑफ हैप्पीनेस, दीज आवर्स ऑफ प्लीजर। प्रकृति के सानिध्य में गुजारे गए इन आनंद के क्षणों को डोरोथी तुम कभी भूल नहीं पाओगी। एंड दैट आफ्टर मेनी वॉन्डरिंग, मेनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस, दीज steep woods and lofty cliffs, he is telling that after many wandering, आने वाले वक्त में, in coming years, in coming life, many wandering, many years of absence, बहुत घूमते हुए जो वर्ष होंगे, जो आने वाला समय होगा, शायद साथ हम न रहें, अनुपस्थिति रहे। हो सकता है कि प्रकृति के उपादान जिनका आनंद आज मैं ले पा रहा हूं, इनका सानिध्य मुझे प्राप्त न हो सके, इतनी लंबी उपस्थिति हम सब लोगों के पास न हो। Many years absence, these steep woods and lofty cliffs, ये गहरे जंगल, ये छोटे छोटे घाटियाँ और पर्वत, हो सकता है कि आने वाले समय में मैं इनका आनंद लेने के लिए उपस्थित न रहूं, इनके पास ना आ सकूं। एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप, और ये दूर दूर तक हरियाली से भरे हुए चारागाह, वर टू मी मोर डियर, तब तक ये मुझे प्रिय रहेंगे। यद्यपि मैं इनके साथ नहीं हूँगा, लेकिन दीज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विल ऑलवेज बी डियर टू मी, ये मुझे उतने ही प्रिय रहेंगे। क्यों? क्योंकि भौतिक रूप में मैं इनके समक्ष बेशक न उपस्थित हो सकूं, किंतु कहीं न कहीं मेरी अंतःकरण में, मेरी अंतरात्मा में ये बस गए हैं। इसलिए मैं इनके साथ रहूं न रहूं, इनकी गोद मुझे मिल सके न मिल सके, किंतु ये मेरी स्मृतियों में सदैव ताजे रहेंगे, स्मृतियों में सदैव ये विद्यमान रहेंगे, ये मुझे सदैव प्रिय लगते रहेंगे। वर टू मी मोर डियर, ये बहुत प्रिय होंगे, बोथ फॉर देमसेल्फ एंड फॉर दाई सेक, इसलिए कि इनमें प्राण है, इनमें जीवन है, इनमें आनंद है, इनमें परम आनंद है, इनमें अनंत ऊर्जा का स्रोत है, अनंत जीवन का स्रोत है इन प्रकृति के उपादानों में। इसलिए मुझे ये प्रकृति के दृश्य सदैव स्मृतियों में रह के मेरे साथ रहेंगे। न केवल इसलिए, बल्कि ये सारे के सारे प्राकृतिक दृश्य मुझे इसलिए भी प्रिय रहेंगे क्योंकि माई डियर डोरोथी यू आर विथ मी, इसलिए भी प्रिय रहेंगे कि तुम मेरे साथ रही, तुम्हारा सानिध्य मुझे निरंतर मेरी प्रकृति की यात्राओं में मेरे साथ रहा, तुम मेरे साथ रही, इसलिए भी ये स्थल मुझे अतिशय प्रिय होंगे। स्टूडेंट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे
इन्हीं पंक्तियों के साथ टिंटन एबी नामक पोयम को कंप्लीट करता है और एक चीज जाते जाते वो कह के जाता है कि कोई भी स्थान सुंदर जरूर होता है, खूबसूरत जरूर होता है, लेकिन उस स्थान की खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब आपका प्रिय कोई आपके साथ हो, जिससे आप प्रेम करते हो, उसका साथ यदि आपके साथ बना हुआ हो तो शायद वे सुंदर के दृश्य अति सुंदर हो जाते हैं। एक पंक्ति है कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव पे भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो जीवन की यात्रा तो पूर्ण होनी ही है, लेकिन जीवन की यात्रा में यदि कोई आपका स्वजन प्रियजन आपके साथ है तो उस यात्रा का आनंद बढ़ जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पोएम ऑफ योर सिलेबस टिंटन एबी, and I hope you all have studied it well. I have tried my best to make you clear about all the concepts what William Wordsworth has targeted to just bestow you in his poem, one of the most important poem of lyrical ballads. विलियम वर्ड्सवर्थ के लिरिकल बैलेट्स नामक कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ ने जिन उद्देश्यों को लेकर के इस कविता की रचना की थी, उन उद्देश्यों को मैंने अपने शब्दों के माध्यम से आप लोगों के सामने व्यक्त करने का प्रयास किया। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने इस कविता को पूरी तरीके से समझा होगा। स्टूडेंट्स, फेस टू फेस इंटरेक्शन जब होता है क्लासरूम में तो उसके अलग मायने होते हैं, उसकी अलग तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है, स्टूडेंट और टीचर की अलग केमिस्ट्री बनती है। बट फिर भी कोरोना महामारी के दौर में जिस भी तरह से संभव हो सका मैंने फर्स्ट पोएम को ऑनलाइन इस ऑडियो वीडियो के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया। एंड वट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव फेस्ड, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा है तो आप उसको हमसे पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसी के साथ इस पोयम को हम विराम देते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ द सेकेंड पोयम व्हाट विलियम वर्ड्सवर्थ हैज़ सर्व्ड फॉर यू in English literature, especially in his lyrical ballads. Students, आपकी अगली कविता जो आपके सिलेबस में है वो है ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस पोयम को स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आई थिंक हम लोगों को अगले लेक्चर तक वेट करना पड़ेगा। हम लोग अब इस पोएम को स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।